हे गाइस, दिस इज टीना फ्रॉम स्टडी मास्टर एंड आज हम लर्न करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी कोर्स का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 11 जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है मानव नेत्र। हम सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र जो है वो एक कैमरे की भांति होता है। जिस तरह कैमरा इमेज को कैप्चर करता है उसी तरह हमारी आंखें भी कैमरे की भांति इमेजेस को कैप्चर करती हैं। और नेत्र का जो लेंस होता है, हमारी आंखों में लेंस पाया जाता है, क्रिस्टली लेंस है ना। तो ये लेंस एक प्रकाशग्राही पर्दे पर, ये रेटिना है, इसे हम प्रकाशग्राही पर्दा भी बोल सकते हैं बिकॉज ये प्रकाशग्राही पर्दे की तरह वर्क करता है, या दृष्टिपटल भी बोला जाता है। तो जो नेत्र का लेंस है, नेत्र लेंस, ये दृष्टिपटल पर यानी प्रकाशग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है, नेत्र का लेंस एक प्रकाशग्राही पर्दे पर या दृष्टिपटल पर या रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो अब हम मानव नेत्र के विभिन्न भागों को देख लेते हैं इस डायग्राम में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना, ये इसे स्वच्छ मंडल कहा जाता है। स्वच्छ मंडल ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, दैट्स वाई इसको स्वच्छ मंडल कहा जाता है। इसके बाद स्वच्छ मंडल के पीछे वाला पार्ट जो जहाँ पे ये नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है जल द्रव। यहाँ पे एक्वस चैम्बर बोला जाता है। ये जो स्वच्छ मंडल के पीछे जो चैम्बर दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसको ही एक्वस चैम्बर या जल द्रव कहते हैं। इसके बाद है ये 2, जहाँ पे ये 2 नंबर लिखा है, ये लेंस के पीछे वाला पार्ट, यहाँ पे कचाव द्रव भरा होता है, ठीक है। इसको विट्रस चैम्बर बोला जाता है। विट्रस इंग्लिश में बोलते हैं कचाव द्रव को ना। तो विट्रस यहाँ पे द्रव भरा रहता है, विट्रस फ्लूइड, दैट्स वाई इसको विट्रस चैम्बर बोला जाता है और यहाँ पे कचाव द्रव भरा होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है ना, ये जो ब्राउन कलर की लाइन है इसको बोला जाता है परितारिका। परितारिका या इंग्लिश में प्यूपिल बोला जाता है, राइट। अब ये जो प्यूपिल है, परितारिका, इसके बीच में ये जो गैप दिख रहा है, खाली स्थान, इसको ही पुतली बोला जाता है, पुतली या प्यूपिल। और प्यूपिल के पीछे ये जो लेंस है, तो ये पक्षमाभी पेशियों से लटका होता है। ये जो रेड कलर में आपको दिख रही हैं, ये है पक्षमाभी पेशियां, और इन्हीं पक्षमाभी पेशियों के बीच में ये क्रिस्टली लेंस लटका हुआ होता है। देन इसके बाद आता है दृष्टिपटल या रेटिना, है ना। दृष्टिपटल को ही रेटिना बोला जाता है। यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, लेंस के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है रेटिना। और रेटिना जो है प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना मस्तिष्क तक देता है। किसके द्वारा? दृग तंत्रिकाओं के द्वारा। ये जो दृग तंत्रिकाएं पाई जाती है, इनके द्वारा जो इमेजेस बनती है उसकी सूचना मस्तिष्क तक जाती है। आप यहाँ पे जो आइस देख रहे हैं, ये इस आइस में आपको ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है बीच में। तो ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है दोनों आंखों में, इसको ही लेंस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लेंस है वो उत्तली लेंस की तरह वर्क करता है। यही कारण है कि आंखों में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। और इस लेंस के चारों तरफ एक कलरफुल राउंड दिख रहा है आपको, है ना। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको ही परितारिका या प्यूपिल कहा जाता है। यानी हमारी आंखों का कलर कैसा होना चाहिए ये परितारिका ही डिसाइड करता है। यानी परितारिका का जो कलर होता है वही आंखों का कलर होता है। सो गाइस, अब हम मानव नेत्र के विभिन्न भागों का परिचय डिटेल में देखेंगे एंड उसके क्या कार्य होते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है जिनमें आँख के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है और फिर इसका डिटेल में लिखना है। तो हम सबसे पहले नेत्र के विभिन्न भागों का परिचय देखेंगे और उनके कार्य देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया को ही स्वच्छ मंडल कहा जाता है और यह पारदर्शी झिल्ली होती है, पतली झिल्ली की तरह होती है, पारदर्शी होती है और जो प्रकाश होता है वो नेत्र में प्रवेश करता है। कहाँ से? कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता
जाता है। ठीक है, ये जो है नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित होती है। जो नेत्र का डायफ्राम होता है उसके ऊपर ही स्थित होती है पतली झिल्ली के रूप में। कॉर्निया में जो है रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसी कारण जो है इसका प्रत्यारोपण सर्वाधिक सरल होता है। यदि आपने कुछ केस देखे होंगे, जब ऑपरेशन होते हैं तो नेत्र का कॉर्निया वाला पार्ट ही प्रत्यारोपित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, बिकॉज इसमें जो है रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो ये प्रत्यारोपित करने में आसान होता है। इसके अलावा कुछ केसों में ऐसा होता है कि पूरी की पूरी आँख, जहाँ पे आँख डोनेट होता है तो पूरी आँख ही प्रत्यारोपित की जाती है, लेकिन मोस्टली इसका कॉर्निया वाला पार्ट ही प्रत्यारोपित करते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेत्र का कौन सा पार्ट जो है ट्रांसफ़र किया जाता है या प्रत्यारोपित किया जाता है, तो कॉर्निया। और इसके क्या कार्य होते हैं, तो कॉर्निया जो है इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है और यह सबसे नाजुक भाग होता है। तो इसका कार्य क्या है, कॉर्निया से होकर ही प्रकाश जो है वो आँखों में प्रवेश करता है और अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कचाप द्रव की। कचाप द्रव या विट्रस ह्यूमर क्या होता है, तो कचाप द्रव एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कचाप द्रव घेरता है। ठीक है, और इसके कार्य क्या होते हैं, यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है और रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। यानी जो नेत्र होती है उसमें 2 टाइप्स के द्रव पाए जाते हैं। एक तो जल द्रव हमने देखा था जो नंबर 1 पे कॉर्निया के पीछे वाला पार्ट जो था ना, प्यूपिल के पीछे जो फर्स्ट चैम्बर देखे थे हमने, जल द्रव, एक वो होता है और एक और होता है कचाप द्रव। जल द्रव जो है वो कॉर्निया के पीछे एक छोटा कोष्ठ होता है जिसमें पारदर्शी द्रव भरा होता है, उसे ही जल द्रव कहते हैं। और ये कचाप द्रव, कचाप द्रव जो होता है वो लेंस के पीछे एक बड़ा कोष्ठ होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे वाला जो फर्स्ट चैम्बर होता है उसमें जल द्रव होता है और जो लेंस के पीछे वाला बड़ा चैम्बर होता है उसमें कचाप द्रव होता है। ठीक है, जिसे विट्रस चैम्बर कहते हैं, जिसमें भरा हुआ द्रव कचाप द्रव कहलाता है। और इसका कार्य क्या होता है, गोलक को आकार प्रदान करता है और रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश को लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरते हैं। ठीक है, जो प्रकाश रेटिना तक पहुंचता है वो प्रकाश लेंस से होने के बाद इसी द्रव से होकर रेटिना तक पहुंचता है। इसके बाद हम बात करेंगे परितारिका। ठीक है, परितारिका या आइरिस की। तो क्या होती है आइरिस, या कॉर्निया के पीछे स्थित होता है और ये एक गहरा वलयाकार पेशी डायफ्राम है, यानी ये वलय आकार होती है। वलय आकार एक पेशी डायफ्राम होती है कॉर्निया, इसको आइरिस भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, यह जो है पुतली की आकार को नियंत्रित करता है। कैसे करता है, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं ना, प्यूपिल। तो ये प्यूपिल को किस तरह से नियंत्रित करता है वो देखते हैं। तो पुतली जो है वो आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। वो कैसे होती है, अधिक प्रकाश पड़ने पर जो आइरिस होती है ना, आइरिस यानी परितारिका, वो फैल जाती है। जब आइरिस फैल जाती है तो क्या होता है, पुतली छोटी हो जाती है। जब बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है तो अधिक प्रकाश पड़ने के कारण आइरिस फैल जाती है। ठीक है, परितारिका फैल जाती है और जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है। इसी प्रकार जब कम प्रकाश पड़ता है तो कम प्रकाश पड़ने के कारण आइरिस सिकुड़ जाती है। ठीक है, आइरिस यानी परितारिका सिकुड़ जाती है और पुतली बड़ी हो जाती है। इस प्रकार जो है पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। इसके बाद हम बात कर लेंगे पुतली की, यानी प्यूपिल। पुतली क्या होता है, यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान है। हमने डायग्राम में देखा था जो परितारिका होता है ना, परितारिका के वलय से बना हुआ जो रिक्त स्थान होता है उसे ही प्यूपिल कहते हैं या पुतली कहते हैं, जो कि परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर ये खुलता है। इसका कार्य क्या है पुतली का, तो यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और जब परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली की साइज कम हो जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है।
और जब परितारिका फैलती है ना, जब परितारिका यानी आइरिस फैलता है तो पुतली का साइज भी बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाता है। इस तरह से जो पुतली है वो भी प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। अब हम बात करेंगे अभिनेत्र लेंस की या नेत्र लेंस की। आई लेंस जो होता है, नेत्र लेंस, तो ये क्या होता है? नेत्र लेंस जो है वो सिलियरी यानी पक्षमाभी पेशियों से ना, जो सिलियरी पेशियां होती हैं उसकी सहायता से लटका रहता है। और ये जो अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। ये जो है क्रिस्टली तथा पारदर्शी होता है ना, और ये केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक प्रकाश दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो लेंस है वो उत्तलीय लेंस होता है। इस वजह से रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका कार्य हो जाएगा ये कि वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना। इसके बाद हम बात करेंगे पक्षमाभी पेशियों की या सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स जो आई में पाई जाती हैं जिनकी सहायता से लेंस लटका हुआ होता है। ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रहती हैं, ठीक है, और यह नेत्र लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं वो ही लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता और उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। पक्षमाभी पेशियों का कार्य क्या है? यह लेंस के आकार को नियंत्रित करता है। ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं जिनसे ये लेंस लटका हुआ होता है, ये ही लेंस के आकार को नियंत्रण करता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो पेशियां हैं इनमें दुर्बलता आ जाती है और इनमें दुर्बलता आ जाने के कारण जब इनमें दुर्बलता आ जाती है तब लेंस अपना आकार नहीं बदल पाता, तो उसकी वजह से जो लेंस होता है उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। इस तरह से पक्षमाभी पेशियां लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रेटिना की, जिसपे ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। रेटिना इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग होता है जो कि पर्दे का कार्य करता है ना, रेटिना कहलाता है। यह नेत्र का प्रकाशुग्राही भाग होता है। प्रकाशुग्राही यानी लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है और रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक एवं उल्टी होती है। जो रेटिना होता है इसमें प्रकाशुग्राही कोशिकाएं होती हैं। वो क्या करती हैं? प्रकाशुग्राही कोशिकाएं प्रदीप होने पर सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब जो विद्युत सिग्नल ये उत्पन्न करती हैं वे सिग्नल दृग तंत्रिकाओं के द्वारा, ये जो दृग तंत्रिकाएं होती हैं दृग तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं जहां इनका संशोधन होता है और उपयुक्त संकेत मिलने पर हमें वस्तु दिखाई देती है। इस तरह से दृग तंत्रिका है तो यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के हिस्से से जुड़ा होता है और इसका कार्य क्या होता है? रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ये हो गए मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य। अब हम बात करेंगे कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो इस डायग्राम में आप ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे एक पेड़ है। ये इस पेड़ से अधिक मात्रा में प्रकाश किरणें निकलती हैं। बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं लेकिन हम इसमें ओनली 2 किरणों के द्वारा आपको डायग्राम समझाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से समझ में आ जाए। तो इस पेड़ से ये प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और ये जो किरणें हैं जब वो आंखों में जाती है तो सबसे पहले कॉर्निया के द्वारा, मतलब कॉर्निया के द्वारा कुछ मात्रा में इसका अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। कुछ अपवर्तन यहाँ लेंस के द्वारा हो जाता है और कुछ अपवर्तन आगे चल के कचाप द्रव के द्वारा हो जाता है। इस तरह से ये जो किरणें हैं वो अपवर्तित होते होते रेटिना तक पहुँचती हैं और जब रेटिना पर पहुँचती हैं
तो रेटिना में यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है और यहाँ पे प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर ये जो है दृग तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचती है इसकी सूचना, और मस्तिष्क द्वारा इनका संशोधन किया जाता है। फिर मस्तिष्क में इसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब तो रेटिना में उल्टा बनता है, लेकिन जब ये सूचनाएं दृग तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचती है तो मस्तिष्क इसका संशोधन करता है और फिर प्रतिबिंब हमें सीधा दिखाई देता है। हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो नेत्र के सामने स्थित किसी से चलने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो पहले जलीय द्रव के द्वारा, फिर नेत्र लेंस के द्वारा और अंत में कचाव द्रव से अपवर्तित होकर रेटिना तक टकराती है। पहले कहाँ अपवर्तित हो जाती है? जल द्रव में, जल द्रव के बाद नेत्र लेंस में, फिर कचाव द्रव में। ये अपवर्तित होकर फिर लास्ट में रेटिना पर पहुंचती हैं। फिर रेटिना पर टकराती हैं। चूंकि मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति होता है, जब ये लेंस से अपवर्तित होती हैं, लेंस पर टकराती हैं, तो हमें पता है कि जो मानव नेत्र है वो उत्तल लेंस की भांति होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। अब इस प्रतिबिंब का संकेत हर तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क इनका संशोधन करता है, जिससे रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क के द्वारा अनुभव के आधार पर मानव को सीधा दिखाई पड़ता है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है नेत्र की समंजन क्षमता। तो आइए बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो नेत्र की आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र की आवश्यकता अनुसार, नेत्र जो है वो अपनी आवश्यकता अनुसार जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को बदलते रहता है। तो वही फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। उम्र के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता घटती जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने पर नेत्र की नम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जब नेत्र के लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, नम्यता कम हो जाती है, तो समंजन क्षमता भी कम हो जाती है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता है वो कम होते जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आँख का दूरबिंदु। आँख का दूरबिंदु क्या होता है? आँख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सके, आँख का दूरबिंदु कहलाता है। यानी आँख से अधिकतम दूरी पर कोई भी वस्तु रखी है और उस वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है, तो वह बिंदु आँख का दूरबिंदु कहलाता है। स्वस्थ आँख के लिए यह बिंदु अनंत पर होता है। मीन्स स्वस्थ आँख के लिए कोई वस्तु अनंत दूरी पर भी रखी है तो स्वस्थ आँख उसको देख सकती है। इस तरह से स्वस्थ आँख अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकती है और वह उसका दूरबिंदु कहलाता है। अब बात करते हैं आँख का निकट बिंदु। तो आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सके, आँख का निकट बिंदु कहलाता है। यानी आँख की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो कोई वस्तु और उसको आँख स्पष्ट रूप से देख सके, तो वही आँख का निकट बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अब यदि किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर लाएं, आँख से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यदि 10 सेंटीमीटर में लाएं, 15 सेंटीमीटर में लाएं, तो उसको आँख स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। इस तरह से आँख जो है वस्तु की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो इस दूरी को ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अब बात करते हैं दृष्टि विस्तार की। तो निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। हमने देखा निकट बिंदु क्या होता है, जिसको आंख जो है न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके, वो न्यूनतम दूरी होती है जो कि 25 सेंटीमीटर है। और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकती है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। और स्वस्थ आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक होता है, बिकॉज 25 सेंटीमीटर क्या है, आंख का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। और आंख का दूर बिंदु
अनंत होता है, यानी स्वस्थ आंख के लिए बिंदु अनंत पर होता है। कौन? दूर बिंदु। तो इस तरह से निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही दृष्टि विस्तार कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक होता है। अब हम बात करेंगे गाइस मोतियाबिंद की। मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद, इसको इंग्लिश में कैटरैक्ट बोला जाता है। कैटरैक्ट में क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ जो लेंस होते हैं, लेंस में दूधिया होते जाता है। जो लेंस होता है उसमें थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाता है, यानी दूधिया हो जाता है, उसे ही कैटरैक्ट कहते हैं। तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। आपने देखा होगा जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं वो उनकी आंखों में एक धुंधलापन आ जाता है, यानी उनकी आंख का जो लेंस होता है वो दूधिया हो जाता है। इस स्थिति को ही मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है या ह्रास हो जाता है। क्या होता है, जो नेत्र की दृष्टि है ये तो कम दिखाई देने लगता है या फिर पूर्ण रूप से दिखाई ही नहीं देता, अंधापन आ जाता है ना। तो इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। और मोतियाबिंद जो है वो शल्य चिकित्सा के बाद यानी सर्जरी के पश्चात दृष्टि को वापस पाना संभव होता है। मोतियाबिंद में शल्य चिकित्सा के पश्चात यदि सर्जरी कर दी जाए तो वो जो कैटरैक्ट होता है, लेंस का दूधियापन, कभी कभी इसमें लेंस को ही चेंज कर दिया जाता है। आंख में जो लेंस होता है उसको निकालकर दूसरा लेंस लगा दिया जाता है। तो इस तरह से मोतियाबिंद में शल्य चिकित्सा के द्वारा दृष्टि को वापस पाना संभव है। सो गाइस, अब हम आगे देखेंगे नेत्र दोष एवं उनके निवारण। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में मनुष्य निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद वह दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है अथवा दिखाई नहीं देती है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे नेत्र दोष एवं उनके निवारण। इसमें फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष। जैसा कि इसका नाम है कि निकट दृष्टि दोष, तो नाम से तो लगता है कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, यानी दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम देख लेते हैं इसको। इस दोष में मनुष्य निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद वह दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता अथवा उसको वह वस्तु ही दिखाई नहीं देती। तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है? फर्स्ट है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जो नेत्र लेंस होता है, आंख में जो लेंस होता है उसका वक्रण बढ़ जाता है ना। और वक्रण बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है रेटिना के पहले ही बन जाती है और रेटिना तक फोकस नहीं जा पाता। जो किरणें जाती हैं वो रेटिना तक फोकस नहीं कर पाती और रेटिना के पहले ही जो है प्रतिबिंब बन जाता है, बिकॉज फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई नहीं देती या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। और सेकंड पॉइंट क्या है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए अथवा नेत्र गोलक लंबा हो जाए, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है या फिर उसका व्यास बढ़ जाता है। व्यास बढ़ जाने के कारण लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अतः अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दोष युक्त नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के निकट किसी बिंदु पर फोकस हो जाती है अथवा मिलती है। जैसे कि आप इस डायग्राम पर देख रहे हैं, अनंत से चलने वाली कोई प्रकाश की किरण है, वो फोकस के बाद रेटिना के पहले ही मिलती है, यहाँ रेटिना के पहले ही मिलती है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम में निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु। जैसे कि दूरबिंदु क्या होता है, अनंत दूरी तक दूरबिंदु होता है, यानी हम अनंत दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो दूरबिंदु होता है वो पास आ जाता है ना, यानी हम पास आ जाने की वजह से हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का नेत्र बिंदु क्या होता, का दूर बिंदु क्या होता है, हम
अनंत तक की दूरी में स्थित वस्तु को नहीं देख सकते, बिकॉज दूर बिंदु कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया गया है। वो कैसे किया गया है, तो इसके निवारण में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस युक्त चश्मे को आंख के सामने रख देते हैं या फिर अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिससे अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती है अथवा रेटिना पर मिलती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्या होता है, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करते हैं, जिससे अनंत से जो किरणें आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर ही फोकस हो जाती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें, यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग किया गया है। तो अवतल लेंस का उपयोग करने से अनंत से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो रेटिना पर मिलती हैं और या फिर प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। इस तरह से हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस तरह से निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है। सो गाइस, आइए अब हम बात करते हैं एक ऐसे दृष्टि दोष की जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह है दूर दृष्टि दोष। नाम से ऐसा लग रहा है जैसे इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और पास की वस्तु दिखाई देती होगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। दूर दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष की तरह ही दूर दृष्टि दोष में भी विपरीत होता है ना। क्या होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष में नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन उसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की नहीं देती। लेकिन दूर दृष्टि दोष में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें मनुष्य दूर स्थित वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु उसे पास में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसका कारण भी है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना या फिर नेत्र लेंस का वक्रण कम हो जाता है और वक्रण कम हो जाने से उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाने से जो अपवर्तित किरणें, जो नेत्र में जो किरणें आती हैं वो रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बना देते हैं। इसी तरह नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए अथवा नेत्र गोलक छोटा हो जाए जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र गोलक जो है उसका व्यास भी कम हो जाता है अथवा जो नेत्र गोलक होता है वो छोटा हो जाए जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे आँख में पड़ने वाली जो किरणें हैं वो अधिक दूरी पे बन जाती है। मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनाकर वो रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बनाते हैं। इस वजह से वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अतः निकट बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें इस दोषयुक्त नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के पश्चात किसी बिंदु एस पर मिलती हैं, यानी रेटिना के पश्चात, रेटिना के बाद मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो दूरदृष्टि दोषयुक्त नेत्र है, यहाँ पे जो किरणें आ रही हैं है ना, वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलती हैं, किसी बिंदु एन पर मिलती हैं, यानी वो रेटिना पर नहीं मिलती, रेटिना के बाहर मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, बिकॉज जो रेटिना होता है, रेटिना से लेंस की दूरी होती है ना, ये लेंस है और लेंस से रेटिना की दूरी कम हो जाती है। दूरदृष्टि दोष में रेटिना से नेत्र लेंस की दूरी कम हो जाती है। अब दूरी कम हो जाने की वजह से जो किरण अपवर्तित होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है और जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है और वो रेटिना के बाहर किसी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के बाहर बनता है। इस चित्र में आप क्या देखेंगे कि जो दूरदृष्टि दोषयुक्त नेत्र होता है उसका निकट बिंदु दूर हो जाता है। जो दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु होता है वो दूर हो जाता है। किसमें, दूरदृष्टि दोष में। निकट बिंदु वह होता है जिसमें हम निकटतम रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकें, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। और दूरदृष्टि दोषयुक्त नेत्र में क्या होता है, ये जो दूरी है वो बढ़ जाती है, या तो वो 40 सेंटीमीटर हो जाए, 50 सेंटीमीटर हो जाए, 60 सेंटीमीटर हो जाए, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। तो इसका निकट बिंदु दूर हो जाने की वजह से हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब जब दीर्घदृष्टि दोष
का निवारण करेंगे तो इसके निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस युक्त चश्मे को आँख के सामने रख देते हैं, या कहें तो उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिससे निकट से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती है। जो प्रकाश किरणें आती है वो अपवर्तन के पश्चात रेटिना के बाहर ना बना के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाती हैं, यानी रेटिना पर फोकस करती हैं। वहाँ पे किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, अथवा रेटिना पर मिलती है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया गया। उत्तल लेंस का उपयोग करने से जो किरणें अपवर्तित हो रही हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात रेटिना के बाहर प्रतिबिंब ना बनाकर प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाते हैं, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस तरह से दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए वहाँ उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है। आइए अब बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। जरा दृष्टि दोष जो है वो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का संयुक्त रूप है, यानी आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, और समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण जो आँख का दूरबिंदु होता है, आँख का दूरबिंदु नेत्र के निकट आ जाता है और आँख का निकट बिंदु नेत्र से दूर विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जो दूरदृष्टि दोष था और निकट दृष्टि दोष था उसका मिला जुला रूप है। यहाँ पे इसका दूरबिंदु, इसका जो दूरबिंदु वो नेत्र के निकट आ जाता है और आँख का जो निकट बिंदु वो नेत्र से दूर चला जाता है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष में होता था, क्या होता था, जो दूरबिंदु होता है वो नेत्र के निकट आ जाता है, और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, आँख का निकट बिंदु नेत्र से दूर हो जाता है। तो जरा दृष्टि दोष में इसका मिला जुला रूप होता है, दूरबिंदु नेत्र के निकट जाए और आँख का निकट बिंदु नेत्र से दूर चला जाए। इसलिए नेत्र ना तो अधिक दूरी वाली वस्तु को और ना ही बहुत पास वाली वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता। नेत्र का यह दोष ही जरा दृष्टि दोष कहलाता है, जो कि आयु के बढ़ने के कारण होता है। आयु बढ़ने के कारण क्या होता है, उसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है। ये कारण देख सकते हैं आप, जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाना है। समंजन क्षमता क्या होती है, आप जानते हैं, समंजन क्षमता यानी फोकस दूरी को कम करने, ज़्यादा करने, मतलब फोकस दूरी को परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। तो जब आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, किरणें जो है अपवर्तित हो रही हैं तो वो सही से फोकस नहीं हो पाती। इस वजह से जरा दृष्टि दोष होता है। अब जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को द्विफोकस लेंसों से युक्त चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। इन लेंसों का ऊपरी भाग अवतल लेंस की तरह तथा निचला भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जैसे कि हमने देखा कि जरा दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का मिला जुला रूप है, तो इसमें इसके निवारण के लिए भी दोनों ही लेंसों का उपयोग करेंगे जिससे इस दोष का निवारण हो सके। इस वजह से जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकस लेंसों का उपयोग किया जाता है। और द्विफोकस लेंस में क्या होता है, जो अवतल लेंस होते हैं और उत्तल लेंस दोनों का ही उपयोग करते हैं। इन लेंसों का जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है और निचला भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इस तरह से जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। सो गाइस, देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम यहाँ पे एक प्रिज्म की 2D इमेज बना लेंगे। इस 2D इमेज में ABC ये प्रिज्म है ना। तो इस प्रिज्म में सबसे पहले हम AB तल पर एक अभिलंब ले लेंगे N डैश, और AC तल में एक अभिलंब खींच लेंगे M डैश। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे P एक किरण है जो कि AB तल पर आपतित होती है, और AB तल पर आपतित होती है और अभिलंब NN के साथ आपतित किरण है। ये तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में यहाँ पे आपतन कोण बनेगा, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो किरण P है जो आपतित हो रही है, ये
Q बिंदु पर आपतित होती है और यहाँ से अपवर्तित हो जाती है। तो ये QR किरण हो गई जो अपवर्तित हो रही है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसे अपवर्तन कोण कहेंगे। अब ये जो किरण है QR, ये यहाँ पे AC तल में आपतित होती है और यहाँ से प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। चूंकि ये प्रिज्म से बाहर निकल रही इसलिए इसे निर्गत किरण भी कहेंगे। तो ये जो निर्गत किरण है वैसे तो ये अपवर्तित हो रही है ना, लेकिन प्रिज्म से बाहर जा रही इसलिए इसे निर्गत किरण कहेंगे। तो निर्गत किरण और इस अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है कोण E, इसको निर्गत कोण कहते हैं। अब ये जो निर्गत किरण है इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे और जो आपतित किरण P है तो इस P किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे डैश डैश करके। तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये G बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पे जो कोण बन रहा है उसको विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे चित्रानुसार ABC कांच का एक प्रिज्म है। इसके तल AB पर, AB ये तल है, इस तल पर तथा AC तल पर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन दर्शाया गया है। तो माना एक प्रकाश किरण है, चित्रानुसार आप देख सकते हैं जो प्रकाश किरण है प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित हो रही है, ठीक है। AB पर ये किरण आपतित हो रही है और आपतित हो रही है इसलिए इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहाँ पे आपतन कोण I बनता है तथा ये जो किरण है यहाँ आपतित हो रही है और यहाँ से क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसे अपवर्तित कोण कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यह अपवर्तित किरण पुनः प्रिज्म के पृष्ठ AC पर आपतित होती है। ये जो अपवर्तित किरण है ये फिर से AC तल पर आपतित होने के बाद ये बाहर निकल जाती है प्रिज्म से। हमने पहले भी बताया कि प्रिज्म से बाहर निकल जाती है इसलिए इसे निर्गत किरण कहते हैं। अब ये निर्गत किरण और अभिलंब M डैश के बीच में ये जो कोण बनेगा इसको निर्गत कोण कहा जाता है, ठीक है। ये प्रिज्म से बाहर जा रही है इसलिए इसे पारगमित भी कह सकते हैं, यानी ये पारगमित होती है ये किरण। अब आपतित किरण PQ को, ये जो आपतित किरण PQ है इसको आगे की ओर बढ़ाया जाता है तथा जो निर्गत किरण RS है इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों G बिंदु पर मिलते हैं और इन दोनों किरणों के बीच में बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस तरह से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। गाइस आइए अब हम देखते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकाशिक घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप इस चित्र में कांच का प्रिज्म देख रहे हैं, तो ये कांच का प्रिज्म है। जब इसमें श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म में आपतित होने के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। हम इसकी थ्योरी देखेंगे। तो न्यूटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश कई रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है। जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण बारीक किरण पुंज किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे पर प्रकाश की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है ना। इस रंगीन पट्टी को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में ऊपरी सिरा लाल तथा निचला सिरा बैंगनी होता है और शेष रंग जैसे नीला, आसमानी, हरा, जामुनी, पीला इनके बीच में अविरतता से फैले होते हैं। यानी जो ऊपर का रंग लाल होता है और नीचे का बैंगनी होता है, तो बाकी जो रंग है जैसे नीला, आसमानी, हरा, जामुनी, पीला वो अविरतता से फैले होते हैं। अविरतता का तात्पर्य यहाँ ये है कि
अविरतता से फैले रहते हैं। मतलब हम यहाँ पे कोई भी रंगों में भेद कर पाना मुश्किल है कि कौन सा रंग कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। इस प्रकार इस प्रकाश प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर उसका अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की जो प्रकाशिक घटना है, इसको ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे दो प्रिज्म को लिया गया है ना। इसमें दोनों प्रिज्म के फलक को इस तरह से रखा जाता है कि ये इनकी एक फलक समानांतर हो। तो इस तरह से यहाँ हमने एक प्रिज्म लिया और जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है या श्वेत प्रकाश, तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। यहाँ पे 2 रंगों को दिखाया गया है, रेड और ब्लू। इनके बीच में और भी रंग है, यानी इस तरह से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। फिर जब इन 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म से गुजारा जाता है, जो कि उल्टा रखा हुआ है, तो ये फिर से श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है ना। तो इसलिए इसको बोला गया है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन किया गया है। इसके लिए 2 प्रिज्म को ले लिया जाता है। चित्रानुसार जब 2 प्रिज्मों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके फलक समानांतर हों, जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो यह रंगीन स्पेक्ट्रम बनाता है। और यदि इस स्पेक्ट्रम को उल्टे रखे प्रिज्म से गुजारते हैं, ये जो प्रिज्म उल्टा रखा है ना, इससे गुजारते हैं, जो रंगीन स्पेक्ट्रम होता है उसको उल्टे रखे हुए प्रिज्म से गुजारते हैं, तो पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इसे ही श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कहते हैं। सो गाइस, आइए अब देखते हैं इंद्रधनुष का बनना। गाइस, हमने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखा था, जिसमें प्रकाश जो है वो प्रिज्म से टकराता है, यानी कोई श्वेत प्रकाश जब वो प्रिज्म की किसी सतह से टकराता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। उस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब उसको पर्दे पर देखा जाता है तो वह एक रंगीन स्पेक्ट्रम की तरह दिखाई देता है। उसमें जो है लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। यहाँ पे इन रंगों को 2 किरणों के द्वारा ही दर्शाया गया है, लाल रंग को और बैगनी रंग को, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। बट यहाँ पे ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त होते हैं। तो जैसे वर्ण विक्षेपण की घटना है गाइस, इसी से मिलती जुलती घटना है प्राकृतिक वातावरण में होती है, जिसमें इंद्रधनुष बनता है। और यह घटना जो है वर्षा के पश्चात होती है। वर्षा के पश्चात जो है वर्षा की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं, और वर्षा के बाद यदि धूप निकल आती है तो सूर्य का प्रकाश निकल आने से सूर्य के प्रकाश जो है वो इन छोटी छोटी वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है और इंद्रधनुष बनता है। लेकिन गाइस, सभी वर्षा की बूंदें जो है इंद्रधनुष नहीं बनाती हैं। इंद्रधनुष बनने की भी कुछ शर्तें होती हैं। चलिए इन नियमों को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश की किरण है वो वर्षा की बूंद के अंदर प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण वर्षा की बूंद के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन एंड वर्ण विक्षेपण होता है। यानी 2 घटनाएं होती हैं, पहली अपवर्तन एंड दूसरी वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश, ये वायु है, वायु विरल माध्यम है, और ये जल यानी वर्षा की बूंदें, पानी क्या है, सघन माध्यम में, वायु की सापेक्ष जल सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ये जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन हमें पता है, कोई किरण है जब वो आपतित होती है, या कहना चाहिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तन की घटना क्या होती है, कोई भी किरण जब वह किसी सतह पर टकराती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरह से यहाँ पे अपवर्तन हो गया। और दूसरी घटना वर्ण विक्षेपण की होती है। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद के अंदर प्रवेश करता है तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है ना। यह मतलब यहाँ पे वर्ण विक्षेपण हो रहा है। अब ये जो अपवर्तित किरण आई है
मतलब यहाँ पे अपवर्तन हो गया और वर्ण विक्षेपण भी हो गया। अब यह अपवर्तित और वर्ण विक्षेपित किरण जब वर्षा की बूंद की आंतरिक सतह पर टकराती है तो इसका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी ये जो वर्ण विक्षेपित और अपवर्तित किरण है ये वर्षा की बूंद की इस आंतरिक सतह पर टकराती है। अब परावर्तन क्या है, आपको पता है, जब कोई किरण किसी सतह में टकराती है और उसी मार्ग से वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। चूंकि यहाँ क्या हो रहा है, ये जो परावर्तन की घटना है ये वर्षा की बूंद के अंदर हो रहा है। वर्षा की बूंद के अंदर ये अपवर्तित और वर्ण विक्षेपित किरण आंतरिक सतह पर टकराती है और परावर्तित हो जाती है, इसलिए इसे आंतरिक परावर्तन भी कह सकते हैं। अब ये जो परावर्तित किरण है जब वो वर्षा की बूंद से बाहर निकलती है ना, तो वर्षा की बूंद से बाहर निकलती है तो यहाँ पुनः अपवर्तन हो जाता है। क्योंकि वर्षा की बूंद सघन माध्यम है और यहाँ से किरण जब बाहर आती है मतलब वायु में आती है तो वो विरल माध्यम है, तो सघन से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ, पुनः अपवर्तन हुआ। जब अपवर्तित किरण किसी सतह पर, पृथ्वी पर या बादल पर एक निश्चित कोण पर टकराती है ना, यहाँ पे एक कोण बनता है, एक निश्चित कोण पर जब ये टकराती है तब इंद्रधनुष बनता है। इस तरह से इस इंद्रधनुष में लाल बैगनी रंग होते हैं, लाल रंग सबसे ऊपर, बैगनी रंग सबसे नीचे, और इनके बीच में भी रंग होते हैं। तो इस तरह से 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में वर्षा की बूंदों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जब प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो यह अपवर्तित व विक्षेपित होता है। अब यह वर्षा की बूंद के आंतरिक पृष्ठ से टकराता है और इसका आंतरिक परावर्तन होता है, तो यह वर्षा की बूंद से बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तित होता है और प्रेक्षक को इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष देखने के लिए पीठ को सूर्य की ओर होना चाहिए, यानी इंद्रधनुष जब दिखाई देगा हमें जब हमारी पीठ सूर्य की ओर होगी। तो इस तरह से इंद्रधनुष बनने की प्राकृतिक घटना होती है। और इस प्राकृतिक घटना में कौन कौन सी क्या क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होने के बाद वह अपवर्तित होती है एंड वर्ण विक्षेपित होती है। तो यहाँ अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, फिर यहाँ आंतरिक परावर्तन होता है और पुनः अपवर्तन होता है और इस तरह से इंद्रधनुष बनता है। आइए गाइस, अब हम देखेंगे तारों का टिमटिमाना। हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, तो यहाँ हम इस चित्र से समझ लेते हैं कि हमें तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, देन इसकी थ्योरी देखेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तारे हैं। एक ये जो तारा है ये वास्तविक तारा है एंड ये वाला तारा जिसको डैश डैश लाइन से दिखाया गया है ये आभासी तारा होता है। तो इस तरह से 2 तारे होते हैं, एक तारे की आभासी स्थिति होती है और एक वास्तविक तारा होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो तारे होते हैं, तारे से जब प्रकाश से जो किरणें निकलती है तो वो वायुमंडल से गुजरते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है और तारे जो है पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं। जब ये पृथ्वी पर आती है यानी हमारी आंखों तक पहुंचती है तो इसको वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरना पड़ता है और इसके बीच में अनेक वायुमंडलीय परतें होती हैं। जब वो एक परत से दूसरी परत में जाते हैं तो हर परतों में उनका अपवर्तन होता है। चूंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने पे सघनता बढ़ती है यानी घनत्व बढ़ता है। तो क्या होता है, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो अभिलंब की ओर झुकते जाते हैं। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकते जाते हैं और इनका अपवर्तन होता है। जब ये हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो हमें ये इसकी तारे की आभासी स्थिति दिखाई देती है। जो हमें तारे हैं वो कहीं और दिखाई देते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति में ना दिखाई देकर ये अलग दिखाई देते हैं। इस तरह से हमें जो है तारे की 2 स्थितियां दिखाई देती हैं, एक वास्तविक स्थिति और एक आभासी स्थिति। और चूंकि हमें पता है कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पे हैं तो हमारी आंखें उन्हें पहचान नहीं पाती कि कौन सी वास्तविक स्थिति है और कौन सी तारे की आभासी स्थिति है। इस तरह से हमें तारे चमकते हुए या कहें तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी जो तारे की प्रकाश किरणें हैं हम इसको लिख सकते हैं कि जब तारों से निकलने वाली किरणें जब
पृथ्वी पर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ये अनेक वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरती है, जहां पे इनका बार बार अपवर्तन होता है। ठीक है, अनेक वायुमंडलीय परतों में इनका बार बार अपवर्तन होने के कारण तारे की आभासी स्थिति बन जाती है, और तारे की आभासी स्थिति बनने के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका लगातार अपवर्तन होता रहता है। ठीक है, जब तारों का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका लगातार अपवर्तन होता है, बिकॉज वायुमंडलीय अनेक परतें होती हैं बीच में जहाँ पे इनका बार बार अपवर्तन होता है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल से नीचे पृथ्वी सतह तक परतों की सघनता अथवा घनत्व बढ़ता जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो जो सघनता होती है, सघनता यानी घनत्व बढ़ता जाता है और अपवर्तनांक भी बढ़ता जाता है। चूंकि अपवर्तनांक समानुपाती होता है घनत्व के, तो अपवर्तनांक बढ़ने से घनत्व भी बढ़ता है, मीन्स सघनता बढ़ती है। तो इस तरह से पृथ्वी सतह तक परतों की सघनता अथवा घनत्व बढ़ता जाता है। अतः तारे के प्रकाश का अनेक बार अपवर्तन होने के कारण वह अभिलंब की ओर झुकता जाता है, जिससे तारे की आभासी स्थिति बनती है, जो वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है। यानी जो तारे की आभासी स्थिति है, जो कि अपवर्तन के कारण बनती है, वो तारे की वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर होती है और क्षितिज से देखने पर तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब हम कहेंगे सूर्य या चंद्रमा है वो तारों की तरह टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों नहीं होते? बिकॉज वो पृथ्वी से कम ऊंचाई पर होते हैं, जिससे हम उनकी वास्तविक स्थिति को पहचान लेते हैं। लेकिन तारे जो है वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण हम उनकी वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति में भेद नहीं कर पाते या पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी सबसे पहले हम चित्र से समझेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय व सूर्यास्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षितिज लाइन के नीचे है, और ये पृथ्वी के ऊपर पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षितिज लाइन। इस क्षितिज लाइन में कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी कोई प्रेक्षक खड़ा है, और ये जो डैश डैश करके लाइन दिख रही है आपको, है ना, ये है अपना आभासी सूर्य और ये है वास्तविक सूर्य। इस तरह से जो ठोस लाइन से दिखाया गया है ये वास्तविक सूर्य, और जो डैश डैश वाली लाइन से है वो आभासी सूर्य है। जब सूर्य क्षितिज रेखा के नीचे होता है, ये जो क्षितिज रेखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे होता है सूर्य, तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणों का वायुमंडलीय परतों के कारण अनेक बार अपवर्तन होता है। ठीक है, जब क्षितिज के नीचे सूर्य होता है तो इससे जो प्रकाश की किरण चलती है इसका वायुमंडलीय परतों के कारण बार बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण सूर्य की आभासी स्थिति बनती है। ठीक है, इस वजह से बार बार अपवर्तन होने के कारण यहाँ सूर्य की आभासी स्थिति बन जाती है। गाइस, आपको सुबह सुबह सूर्योदय के बाद जो सूर्य आपको दिखाई देता है वो आभासी सूर्य होता है, जो कि हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है, और 2 मिनट पश्चात वास्तविक सूर्योदय होता है। यानी 2 मिनट तक जो आभासी सूर्य हमें दिखाई देता है उसका जो उदय होता है उसे ही कहा जाता है अग्रिम सूर्योदय या आभासी सूर्योदय। ठीक है, इसके बाद वास्तविक सूर्योदय कब होता है? जब सूर्य जो है क्षितिज को पार कर लेता है। जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तब तो बार बार अपवर्तन होने के कारण आभासी सूर्य बनता है और आभासी सूर्य हमें दिखाई देता है। और जो वास्तविक सूर्योदय होता है वो कब होता है? जब ये सूर्य क्षितिज लाइन को पार कर लेता है, यानी क्षितिज के ऊपर आ जाता है। गाइस, हमें शाम के समय वास्तविक सूर्यास्त के बाद 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है ना। जिस तरह से सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है, इसी तरह वास्तविक सूर्यास्त के बाद 2 मिनट तक सूर्य हमें दिखाई देता है। वो आभासी सूर्य होता है, और जब ये वास्तविक सूर्य भी अस्त हो जाता है तब इसे कहा जाता है विलंबित सूर्य या आभासी सूर्यास्त।
इस प्रकार गाइस वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का जो समय अंतराल होता है या वास्तविक सूर्योदय व आभासी सूर्योदय है ना, इनके बीच का जो समय अंतराल होता है वो लगभग 2 मिनट का होता है। इस तरह से जो दिन की अवधि होती है उसमें 4 मिनट की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, इस परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका है यानी सूर्य हमें चपटा प्रतीत होता है। वो किस वजह से होता है? इसी वजह से होता है कि जो वास्तविक सूर्योदय होता है आभासी सूर्योदय के 2 मिनट बाद होता है। इसी तरह सूर्यास्त भी जो है वो वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है, लेकिन हमें आभासी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, इसके हम थ्योरी लिख सकते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से तात्पर्य सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना है, यानी जब सूर्य जो है वो क्षितिज लाइन को यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को पार करता है तभी हमें वास्तविक सूर्योदय होता है और हमें वास्तविक सूर्य दिखाई देता है। अब वास्तविक सूर्यास्त का तात्पर्य सूर्य का क्षितिज के नीचे जाना है, यानी जब सूर्य जो है क्षितिज के ऊपर जाता है तब वास्तविक सूर्योदय होता है एंड जब सूर्य क्षितिज के नीचे जाता है तब वास्तविक सूर्यास्त होता है। अब वास्तविक सूर्योदय व आभासी सूर्योदय अथवा वास्तविक सूर्यास्त व आभासी सूर्यास्त के बीच का जो समय अंतराल होता है वो लगभग 2 मिनट का होता है। इस तरह दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। चलिए गाइस आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो हम इसको इस चित्र से समझ लेते हैं। यहाँ पे सूर्य है यानी ये प्रकाश का स्रोत है, इससे प्रकाश की किरणें निकलती है और यहाँ पे वायुमंडल में ये वायुमंडलीय कण है, वायुमंडलीय कण बोल सकते हैं या अवरोधक बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? वायुमंडलीय कण, अवरोधक या अणु। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है इन कणों पर पड़ता है तो ये क्या करता है? अपनी दिशा बदल लेते हैं। इन अवरोधक पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश की किरण जो है अपनी दिशा बदल लेती है। तो यहाँ क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकराती है ना, तो यहाँ पे इस अवरोधक में टकरा कर ये क्या करते हैं? अपनी दिशा बदल लेते हैं, परंतु परावर्तन के नियमों का पालन ये नहीं करते। तो इसी घटना को ही प्रकीर्णन कहते हैं। और परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन का नियम जो है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित हो रही है ना, तो किसी उस सतह पर टकराकर वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है ना। ये फर्स्ट नियम है। और सेकंड नियम क्या है कि जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ परावर्तन का नियम का पालन नहीं होता। जो प्रकाश किरण है वो तो किसी सतह पर टकराकर अपनी दिशा ही बदल लेती है ना। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसको कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं तो वो अपनी दिशा बदल लेती हैं, परंतु परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो इस प्रकाशिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब जो है ये जो प्रकाशिक घटना है प्रकाश के प्रकीर्णन की, तो इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। सो गाइस आगे देखते हैं आकाश के रंग का नीला होना, यानी जो आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों होता है, आइए देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों की किरणों से मिलकर बना होता है और इन किरणों की लंबाई अलग अलग होती है। अब यहाँ लंबाई की जगह हम तरंग दैर्ध्य का उपयोग करेंगे, यानी लंबाई की जगह जो हम किरणों के लिए यूज करते हैं तो उसकी जगह हम तरंग दैर्ध्य वर्ड का यूज करेंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि सभी किरणों की तरंग दैर्ध्य जो है अलग अलग होती है, यानी जो लाल रंग की किरणें होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है एंड बैगनी या नीली रंग की किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो गाइस होता क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता
है। तो वायुमंडल में जो है वायु के अणु होते हैं या धूल के कण होते हैं, वो किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरेगा तो वायु के कण क्या करते हैं, छोटी तरंग दैर्ध्य की किरणों का, छोटी तरंग दैर्ध्य किनका है, नीली या बैंगनी रंग की किरणों का, तो इनका छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में करते हैं। जबकि जो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली लाल रंग की किरण होती हैं, यानी जिनकी तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है, जैसे कि लाल रंग की किरण, लाल रंग की प्रकाश किरणों का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो इनका प्रकीर्णन कम मात्रा में होता है। अतः प्रकीर्णन के पश्चात नीली व बैंगनी रंग की प्रकाश किरणें पृथ्वी तक अधिक मात्रा में पहुंचती हैं। बिकॉज जो है क्या होता है, नीली व बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में होता है, बिकॉज इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है तो इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो प्रकीर्णन अधिक होने के कारण, यानी बिखराव अधिक होने के कारण ये पृथ्वी तक अधिक मात्रा में पहुंचती हैं, जिसके कारण ही ऊपर का आकाश नीला दिखाई देता है। अब यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकीर्णन नहीं होता, तो आकाश काला दिखाई देता। बिकॉज पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, तो वायुमंडल होने के कारण जो वायु के कण होते हैं, यानी वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण या वायु के कण जो अवरोधक होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। अब जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी, इस वजह से आकाश काला दिखाई देता। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है, तो उस वजह से जो वायु के कण हैं वो छोटी तरंग दैर्ध्य की किरणों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में करते हैं। यही कारण है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरण कौन से कलर की होती है, नीली या बैंगनी रंग की किरण, उनका प्रकीर्णन अधिक होता है तो वो पृथ्वी में अधिक मात्रा में पहुंचते हैं। इस वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, यानी जब सूर्य उदय होता है एंड सूर्य अस्त होता है तो हमें सूर्य जो है वो रेड कलर में दिखाई देता है या लाल कलर में रक्ताभ यानी रक्त की तरह प्रतीत होता है। तो ये क्यों होता है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इस चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह पर ऊपरी सतह से क्या जाती है, एक क्षितिज रेखा जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, ठीक है। और ये सूर्योदय एंड सूर्यास्त दिखाया गया है एंड यहाँ पे एक जो प्रेक्षक है इसकी ऊर्ध्व स्थिति में सूर्य है। अब गाइस क्या होता है, जब सूर्योदय व सूर्यास्त होता है तब सूर्य जो है क्षितिज के निकट होता है, यानी जब सूर्योदय होता है तब ये सूर्य भी क्षितिज के निकट होता है और जब सूर्यास्त होता है तब भी सूर्य क्षितिज के निकट होता है। तो क्या होता है, प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसके कारण अधिक दूरी तय करने के कारण जो छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरण होती हैं, उन छोटी तरंग दैर्ध्य यानी नीली व बैंगनी रंग की किरणों, इनका प्रकीर्णन वायुमंडल में हो जाता है और वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। बिकॉज उनका प्रकीर्णन हो जाता है वायुमंडल में तो वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं जैसे लाल रंग की किरण, तो वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती हैं बिकॉज इनका प्रकीर्णन कम होता है। तो इनका प्रकीर्णन कम होता है तो वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, इस वजह से हमें सूर्य जो है लाल दिखाई देता है सूर्योदय के समय एंड सूर्यास्त के समय। तो ये स्थिति कब बनती है, सूर्योदय एंड सूर्यास्त के समय, जब हमें सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। तो गाइस यहाँ होता क्या है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है सूर्योदय एंड सूर्यास्त के समय, जब ये क्षितिज के निकट होता है तो उसका प्रकाश जो है वो वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इस दौरान छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें यानी नीली व बैंगनी रंग की किरणें, इनका प्रकीर्णन अधिक होता है और बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली किरण जो है जैसे लाल रंग की किरण, इनका प्रकीर्णन कम मात्रा में होता है। तो प्रकीर्णन कम मात्रा में होने के कारण ये हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके कारण ही हमें सूर्य जो है उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देता है। गाइस आपने देखा होगा दोपहर के समय जब सूर्य जो है हमारे सर के ऊपर होता है, ऊर्ध्व स्थिति में होता है,
तब क्या होता है, ये हल्का पीला या ऑरेंज रंग का दिखाई देता है, बिकॉज वो कम दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो नीले किरण का प्रकीर्णन कम मात्रा में होता है। जब वो कम दूरी तय करके हमारी आंखों में पहुंचेगा तो जो नीले रंग का प्रकीर्णन होगा वो भी कम मात्रा में होगा। जब उनका प्रकीर्णन कम मात्रा में होगा तो वो भी हमारी आंखों तक पहुंचेंगे। तो उस समय में सूर्य हमें लाल रंग का नहीं दिखाई देता, ओनली सूर्योदय व सूर्यास्त के समय ही रक्तताप प्रतीत होता है। हम इसकी थ्योरी देखेंगे तो सूर्योदय व सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। इन किरणों के मार्ग में धूल के कणों तथा वायु अणुओं द्वारा प्रकाश किरणों का अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण नीली व बैंगनी किरण बिखर जाती है, क्योंकि इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस प्रकार हमारी आंख तक ओनली लाल किरणें ही पहुंच पाती है। फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है।